गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जिन विचारक को समझने जा रहे हैं वो है मैकियावेली। देखिए, मैकियावेली हमारे राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। यानी कह सकते हैं इन्होंने जिस प्रकार से अपने सिद्धांत, अपने विचार, अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, उसके बाद से हमारे राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ होता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है। मैंने आपको इससे पहले वाली कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में जब चर्च राज्य के संघर्ष का यानी दो तलवारों का सिद्धांत स्पष्ट किया था, उस समय आपको स्पष्ट किया था कि कुछ विचारक हैं जो चर्च के समर्थक थे, ये ईसाईयतवादी विचारक जाने जाते हैं, और कुछ विचारक जो अरस्तुवादी विचारक या राज्य के समर्थक विचारक माने जाते थे। आपको पता होगा कि सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनास, पोप ग्रेगरी प्रथम, गैलिशियस प्रथम, ऐसे ये सभी ईसाईयतवादी विचारक थे, चर्च के समर्थक थे। लेकिन अपन देखते हैं कि मैकियावेली हैं, पाडुआ हैं, दांते जर्मिनो हैं, ऐसे कुछ विचारक थे जो राज्य के समर्थक थे, जो अरस्तु के विचारों में विश्वास करते थे। तो अब हम समझने के प्रयास करेंगे कि मैकियावेली ने अपने किन विचारों के आधार पर अपनी जो राजनीति विज्ञान विषय में एक नवीनतम और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के एक संस्थापक जनक के रूप में जाने जाते हैं और क्या क्या अपने विचार प्रकट के इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे, साधन की चिंता नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए उनका एक कथन था कि राज्य को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनके सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। ये कहते हैं कि आपका साध्य प्राप्त करने के लिए साधन जो भी है आपको अपना लेना चाहिए। बस आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि राज्य मेरा बचा रहे, राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, राज्य पर संकट नहीं आना जाए। राज्य को बचाने के लिए कोई भी साधन अपनाए जाएंगे तो वो बिल्कुल उचित हैं, अपनाना ही चाहिए, क्योंकि समय के साथ फिर उनकी प्रशंसा ही की जाएगी, कभी उनकी बुराई नहीं होगी। आप समझ सकते हो कि ये केवल साध्य की प्राप्ति के लिए साधन को कोई भी हो उसको अपनाने में स्वीकार करते हैं। तो कह सकते हैं बिल्कुल यथार्थवादी हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं या बिल्कुल धर्म और राजनीति के मध्य बिल्कुल मतलब विभाजन करते हैं। राजनीति विज्ञान को नीति अर्थात धर्म इनसे सेपरेट करते हैं, बिल्कुल पृथक करते हैं, राजनीति को एक अलग स्थापित करते हैं मैकियावेली। तो सबसे पहले हम उनके परिचय को समझते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी को समझते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म है, मैकियावेली का जो जन्म है वो इटली का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था जिसका नाम था फ्लोरेंस नगर। इटली के फ्लोरेंस नगर में इनका जन्म हुआ था 1469 में। 1469 में इनका जन्म हुआ और यही फ्लोरेंस, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इटली के पुनर्जागरण जो आंदोलन हुए, उन पुनर्जागरण आंदोलन में से सबसे जो अग्रणी नगर था वो था फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस में ही इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना चाहिए। तथा अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपने गणराज्य के गृह और विदेश कार्यालय में लिपिक के रूप में सेवाएं दी। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा, अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने ही गणराज्य के गृह और विदेश कार्यालय उसके अंतर्गत इन्होंने लिपिक के रूप में सबसे पहले अपनी सेवाएं प्रदान की। लेकिन उनकी जो विलक्षण योग्यता और प्रतिभा से उनको 1498 से 1512 तक फ्लोरेंस की काउंसिल ऑफ 10 में सचिव के पद पर उनको जिम्मेदारी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अपनी कम आयु में ही वो लिपिक पर पहुंच गए और अपनी विलक्षण योग्यता और प्रतिभा को जताते हुए जब उनको
तत्कालीन समय में काउंसिल ऑफ 10 जो एक फ्लोरेंस राज्य में, फ्लोरेंस नगर में एक बहुत बड़ा एक विभाग था, उसके सचिव के पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया। अब यही नहीं, ये लगभग यूरोपियन देशों के लगभग 23 बार राजदूत नियुक्त किए गए। यानी जो भी यूरोपीय देश थे, इन सभी यूरोपीय देशों में इनको 23 बार अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। समझ सकते हैं कि कितने एक कुशल नेतृत्व वाले और डिप्लोमेटिक एक बना व्यक्तित्व वाले ये मैकियावेली थे। इस कार्य में वे फ्रांस के लुई 12 शासक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो लुई 12, रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन, पोप जूलियस द्वितीय के दरबार में भी गए, जो अपने ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। इनके दरबार में भी उनको काम करने का अवसर मिला। ये आपको स्पष्ट समझना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैकियावेली सावरनोला के शासन में उच्च पद पर था। सावरनोला के शासक थे वहाँ के। सावरनोला के शासन में ये उच्च पद पर विराजमान थे। अब ये सावरनोला थे, वो ईसाईयत विद्वान था, ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ अपने आप में बदलाव आती है। सावरनोला के शासन में उच्च पद पर थे और सावरनोला जो शासक थे वो बिल्कुल ईसाईयत विद्वान थे, यानी ईसाई धर्म, चर्च, भगवान के प्रति समर्पित थे। और इनको किसी ने सुझाव दिया था, पादरियों ने सुझाव दिया था कि आपको सेना का गठन नहीं करना है। किसको कहा? सावरनोला को। किसने कहा? पादरियों ने कहा था कि आपको अपने राज्य के लिए सेना का गठन नहीं करना है। अब उनको तो यकीन हो गया कि भाई पादरी ने कहा है, और पादरी ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, चर्च के सबसे बड़े जो क्या कहते हैं अनुयायी, या फिर उनके जो ईश्वर के नज़दीक जो अपने विचार संबंधित या ईश्वर का साक्षात्कार रखने वाले लोग हैं। तो उनका मान लिया कि भाई मुझे पादरियों ने कहा एक सेना नहीं रखनी चाहिए, तो नहीं रखी। लेकिन जब रेवेना की लड़ाई हुई, और रेवेना की लड़ाई में स्पेन ने सावरनोला पर आक्रमण किया। रेवेना की लड़ाई में, रेवेना की जगह का नाम है कि रेवेना की लड़ाई में स्पेन ने सावरनोला पर आक्रमण किया, तो वह जनता की रक्षा नहीं कर सका। कैसे करेगा जब सेना ही नहीं है तो उसके पास? अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए जनता ने उसे क्या किया? जिंदा जला दिया। जनता नाराज होगी तो कैसा शासक है, हमारी रक्षा ही नहीं कर पाया। एक स्पेन ने हमारे पर आक्रमण किया और हम हार गए, तो जनता उससे बहुत नाराज हुई और नाराज होकर उसको पकड़ा और जिंदा जला दिया सावरनोला को, ठीक है। अब सावरनोला को जिंदा जला दिया तो पता चला कि इसके वो क्या कहते हैं, उसके कहने का तात्पर्य राज्य में जो एक प्रकार से जो एक मंडल होता है जिसमें प्रमुख उच्च पदों पर जो व्यक्ति होते हैं, वो एक प्रकार से सरकार में मंत्रणा करते हैं। सरकार के प्रमुख पद पर जो व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार से जब ये पता चला कि सावरनोला के शासन के दौरान उनके जो एक प्रमुख पद पर जो सार्वजनिक जीवन था इनका मैकियावेली का, वहाँ से उनको बिल्कुल हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया। मतलब सलाहकार के पद पर जो काम करते थे, उच्च पद पर काम करते थे, वहाँ के लोगों ने बिल्कुल हटा दिया कि जाइए आप। सावरनोला को भी उन्होंने जिंदा जला दिया और आपकी भी आवश्यकता नहीं, आप यहाँ से जाइए, तो उनको वहाँ से भी हटा दिया। और दूसरा यही नहीं है, बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकते हो, आप बिना सेना के कैसे राज्य का संचालन कर सकते हो, यह संभव ही नहीं है। राज्य पर कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी आक्रमण हो सकता है, आपको बिना सेना तो रहना नहीं चाहिए था। और आपने तो बिल्कुल स्पेन के सामने घुटने दे दिए, हम हार गए, तो हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या किया, शेष जो भी अपना जीवन था 15 वर्ष एक गांव में गुजारे हैं। इस गांव का नाम था सैन कैसियानो। सैन कैसियानो में अपने जीवन के 15 साल गुजारे और यहीं पर उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस की रचना की। द प्रिंस, इनकी जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी रचना ये की। इनको भी एहसास हुआ कि वास्तव में सेना न रखना कितना एक खतरनाक कदम साबित हुआ, ठीक है। तो मैकियावेली ने भी क्या किया, इटली के एक शासक थे ड्यूक सीजर बोर्जिया। ड्यूक सीजर बोर्जिया से इतने प्रभावित हुए कि उससे अपना एक आदर्श महापुरुष मान लिया, आदर्श महापुरुष मान लिया। और अपनी जो महान रचना है द प्रिंस को उसमें नायक के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रिंस की रचना की है और वो प्रिंस किसको समर्पित है? इटली के शासक ड्यूक सीजर बोर्जिया को समर्पित है।
यानी कह सकते हैं कि प्रिंस में जो एक्टर हीरो के रूप में भूमिका निभाई है वो ड्यूक सीजर बोर्जिया को ही उन्होंने स्थापित किया है, अर्थात उसको ही समर्पित करके लिखी है। उनको ये वास्तविकता अनुभव हुई कि किस प्रकार से सावरनौला के शासनकाल में जो हुआ बिल्कुल वास्तव में ये ऐसा ना होना चाहिए था, तो उन्होंने बिल्कुल यथार्थवादी और वास्तविक तरीके से अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने समझा कि कुछ भी हो राज्य का बना रहना अति आवश्यक है। ठीक है, फिर एक बात हमें ये भी समझनी है कि मैकियावेली बिल्कुल यथार्थवादी नीति धर्म से बिल्कुल पृथक करने वाले राजनीति को एक प्रकार से जो रूप प्रदान किया, क्या आपको अपने प्राचीन भारतीय चिंतन में ऐसे कोई विचारक मिलते हैं जो बिल्कुल मैकियावेली से उनका मेल खाते हो या उनके विचार मिलते हो? बिल्कुल, वो है हमारे चाणक्य। कौन है? चाणक्य अर्थात कौटिल्य। तो प्राचीन भारत में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली को प्राप्त है। आप समझ सकते हो किस प्रकार से हम हमारी चाणक्य को महत्व को स्पष्ट करते हैं, चाणक्य को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसा कैसा महत्व पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली को प्राप्त है, क्योंकि दोनों के विचारों में दोनों का समयकाल बहुत अलग दूर है, बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन विचार है वो मेल खाते हैं। मेल ये खाते थे कि चाणक्य भी कहते थे कि राज्य की रक्षा करने के लिए राजा को सदैव जो भी साधन अपनाए जाएंगे बिल्कुल स्वीकार होंगे और प्रशंसनीय होंगे, क्योंकि राज्य बचना चाहिए साधन के लिए जो चाहे वो किसी भी प्रकार से बिल्कुल अपना सकते हैं। पहली बात हुई। दूसरी, इन्होंने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप का भी चाणक्य ने एक निश्चित सीमा तक उन्होंने प्रतिबंधित रखने का प्रावधान की बात उल्लेख करते हैं। उसी प्रकार से मैकियावेली को भी देखते हैं तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत होती है तो इन्होंने बिल्कुल नीति और धर्म को अलग किया और राजनीति को एक पृथक स्वरूप प्रदान किया। तो कैसी बातें हैं जिनसे दोनों के मध्य तुलना कर सकते हैं, दोनों के विचार हैं वो काफ़ी समानताएँ मिलती हैं। ठीक है, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि मैकियावेली के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है द प्रिंस। द प्रिंस बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है और आपको याद रखना है कि जो द प्रिंस है ये मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है, अर्थात कह सकते हैं ये इनकी महानतम कृति है। प्रिंस में इन्होंने अपनी जो मृत्यु, इसका जो प्रकाशन हुआ इनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद यानी 1532 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इस ग्रंथ में जो उल्लेखित विचार हैं उनकी प्रेरणा सीजर बोर्जिया के संपर्क से प्राप्त हुई। इस ग्रंथ में मध्यकालीन विचार को त्याग करके एक चिंतन की नई शैली के रूप में प्रतिपादित किया था। ठीक है, दूसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। ठीक है, तो ये इनकी भी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तीसरी है द आर्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कला, द आर्ट ऑफ वॉर। और चौथी है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये भी 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हमें बिल्कुल याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इनकी जो अध्ययन पद्धति की बात करें हम कि इनके द्वारा किन किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया, तो देखिए बिल्कुल इन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति में जो प्रयोग किया तो सबसे बड़ा तो उन्होंने अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय मिलता है। अनुभववाद और इतिहासवाद का एक समन्वय मिलता है, अर्थात कह सकते हैं कि उसमें अनुभूति प्रदान या ऐतिहासिक पद्धति को स्वीकार किया। यानी अरस्तु के बाद राजनीतिक क्षेत्र में इस पद्धति को अपनाने वाले प्रथम विचारक थे, तो वो कौन है? मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। यानी जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है, उसी के अनुरूप ही कदम उठाना ये अनुभववाद कहलाता है। प्रत्यक्ष और अनुभव कभी झूठा नहीं होता है, कभी काल्पनिक नहीं होता है, कभी उसमें आदर्शों या नैतिकता को शामिल नहीं होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आगे काम करना ये अनुभव। और दूसरा इन्होंने इतिहासवाद, ऐसा एक उन्होंने समन्वय बैठाया कि जो भी विचार प्रकट किए इन्हीं के आधार पर किए। अब ये सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु के बाद में इन विचारों को अरस्तु जैसा विचार प्रतिपादित करने का काम किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। इतिहास और तर्क का सहारा लेकर उसने तत्कालीन धर्म शक्ति को गंभीर चुनौती दी। आप समझिए कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में इस प्रकार से धर्म को चुनौती देना, मतलब अपनी जान जोखिम में डालना, किसकी हिम्मत थी कि वो चर्च को चुनौती दें? बहुत मुश्किल भरा काम होता है ये।
तो इन्होंने इतिहास और तर्क का दोनों का सहारा लेकर तत्कालीन धर्म शक्ति को गंभीर चुनौती प्रदान की और ऐसी बातों को स्पष्ट किया जो बिल्कुल आज तक हम ये मानते आ रहे थे कि हमें ये पालन करना चाहिए, जबकि उन्होंने उसका खंडन किया। अर्थात इनकी जो महत्वपूर्ण जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं जिसमें समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल यथार्थवादी हैं तथा पर्यवेक्षणात्मक तर्क आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धतियों या विशेषताओं से बिल्कुल युक्त थे। ठीक है, तो ये इनकी अध्ययन पद्धतियाँ थी। इसी के आधार पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, जो उनको दिखता है अपने हितों की पूर्ति हो सके, अपनी वास्तविकता को संभालते हुए उन्होंने ये काम किया। दूसरा ये हम समझ सकते हैं कि पहले आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं इन्हें, यहीं से हमारे आधुनिक राजनीति विज्ञान का चिंतन प्रारंभ होता है तथा इन्हें अपने युग का शिशु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डनिंग के कथन है, डनिंग भी स्पष्ट कहते हैं कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। ये डनिंग का कथन है, कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, आपको समझना याद रखना चाहिए। W.T. जॉन्स भी कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। ठीक है, ये बात इन्होंने डनिंग और W.T. जॉन्स ने मैकियावेली के प्रति अपने विचारों में किया है। ठीक है, तो ओवरऑल कहना चाहिए कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने वाला सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो मैकियावेली को जाता है और मैकियावेली ने ये स्पष्ट किया।